नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अंजना जैन आज आपके साथ हूँ और आज हम पोएम पढ़ेंगे द रेन ऑन द रूफ। ये पोएम क्लास 9 की बीहाइव बुक से है। चलिए देखते हैं इस पोएम में क्या है। बच्चों, जब हम रेन की बात करते हैं, बारिश की बात करते हैं, तो बारिश की बूंदें जब घर की छत के ऊपर पड़ती हैं तो उस कैसी आवाज़ होती है। तो इस जब आवाज़ को जब पोएट सुनता है तो उसको अपने बचपन की याद आती है और उसको कुछ बचपन की यादें उसके सामने आती हैं और वो फिर से उनको सुनता है। चलिए हम पढ़ते हैं पोएम द रेन ऑन द रूफ। रेन ऑन द रूफ पोएम है, उसे कोर्ट्सकेने ने लिखा है और कोर्ट्सकेने के बारे में हम जान लेते हैं। इस जो आपके सामने स्लाइड है स्क्रीन पर, उसमें कोर्ट्सकेने की तस्वीर है और आप साथ में यह देख रहे हैं कि एक बच्चा अपने कमरे में सोया हुआ है और उसके पीछे जो खिड़की है, विंडो है, उस पर ऐसा लग रहा है मानो बारिश हो रही है। तो इस कविता में इसी बारिश का वर्णन किया गया है और हम जान लेते हैं कि इस कविता में आगे और क्या होता है, कवि क्या बताना चाहता है। कवि के बारे में जब बात करते हैं तो हम कवि ने क्या क्या, कोर्ट्सकेने ने क्या कौन कौन सी कविताएं लिखी हैं उनके बारे में भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं। कोर्ट्सकेने वॉज बॉर्न इन 1826 नियर पैनियन, न्यूयॉर्क। कोर्ट्सकेने का जन्म, जिन्होंने ये कविता लिखी है, उनका जन्म 1826 में न्यूयॉर्क में हुआ। He worked as a lawyer's journalist and a paymaster in the US Army during the American Civil War. He was also a senator from the 5th District in the Ohio legislature from 1882 to 1883. One of the most famous poems written in 1849 was The Rain on the Roof. इनकी जो सबसे चर्चित पोएम थी इन्होंने 1849 में लिखी और इस पोएम का नाम था The Rain on the Roof. It could be said that this poem established the name of Courtskeene as a popular poet. और ये हम कह सकते हैं कि इसी पोएम की वजह से इनको कामयाबी मिली। He died in Ohio in 1904. 1904 में इनका निधन हो गया। बच्चों, पोएम को पढ़ने से पहले हम उसकी थीम के बारे में जान लेते हैं कि ये पोएम किस बारे में है, इसकी विषय वस्तु क्या है। द रेन ऑन द रूफ इज़ अ पोएम दैट सीम्स टू हैव बीन रिटन आउट ऑफ नॉस्टैल्जिया। बच्चों, ये कविता ऐसा प्रतीत होती है कि मानो ये नॉस्टैल्जिया में लिखी गई है। यानी नॉस्टैल्जिया क्या होता है? जब हम किसी पुरानी या बीती हुई बात को बार बार याद करते हैं और उसको आज से हम जोड़ते हैं तो हम ऐसा कहा जाता है कि हम अपने बीते समय को याद कर रहे हैं और यही नॉस्टैल्जिया कहलाता है। इट seems that rain and cloudy weather remind the narrator of his old memories that are very sweet to him, and he feels a great joy having all those recollections of thought in his mind over and again. ऐसा लगता है मानो पोएट के मन में उसको वही पुरानी यादें आती हैं बारिश की और बादलों वाले मौसम की और बार बार उसको याद दिलाती हैं। The picture that is formed out of nostalgia, his mind fills him with happiness as well as makes him little sad too. और जब वो बारिश को देखता है और बारिश की बूंदों की आवाज़ को सुनता है तो वह खुश भी होता है और थोड़ा सा वो सैड यानी दुखी भी हो जाता है, because he would never ever again would be able to live those moments again in his life. क्योंकि वो कभी भी आगे इस तरह का जीवन या इन क्षणों को नहीं जी पाएगा।
बच्चों इसमें तस्वीर में देख रहे हैं कि बारिश हो रही है और जो पोएट है उनको वो एक सपना देखते हैं। सपने में वो एक ड्रीम देखते हैं। उस ड्रीम में देखिए वो अपनी माँ की गोद में है, यानी उनको अपने बचपन की कुछ मेमोरीज याद आती हैं और इसी फीलिंग को कहते हैं नॉस्टैल्जिया। किसी भी पोएम को हम अगर अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो कुछ वर्ड्स का मीनिंग हम जान लेते हैं या उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं उनको। जैसे इसमें एक वर्ड है हवर। हवर मीन्स मूव अराउंड समथिंग, किसी चीज़ का चारों तरफ घूमना। इस पोएम में बादलों का आसमान में घूमना है, इसके लिए वर्ड का इस्तेमाल किया है हवर। मेलनकली, मेलनकली मीन्स सैड, दुख। पैटर, पैटर ये एक साउंड वर्ड है जब बारिश की बूंद छत पर गिरती है। जैसे अपने यहाँ गाँव में कबेलू के मकान होते हैं, ऊपर टाइल्स के मकान होते हैं, उनको शिंगल्स बोलते हैं। तो उन मकानों के ऊपर जब बारिश की बूंद गिरती है तो टप 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 आवाज़ होती है, इस साउंड को कहते हैं पैटर साउंड। साउंड ऑफ द रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द रूफ, बारिश छत पर बारिश की बूंदों के गिरने की आवाज़ कहलाती है पैटर। एक और साउंड वर्ड है टिंकल। टिंकल मीन्स हल्के धीमे धीमे घंटियों की आवाज़ या बहुत धीमे आवाज़ होती है, बारिश की ही छोटी छोटी बूंदों की आवाज़, उसको भी हम कहते हैं टिंकल। नेक्स्ट वर्ड है शिंगल। शिंगल क्या होता है बच्चों? जो मकान की जिनकी छत ऐसी होती हैं जैसे कबेलू या खपरेल की छत हो या एस्बेस्टॉस की छत हो या टिन की छत हो, टिन की शीट्स हो और उन पर बारिश की बूंदें गिरती हैं, और उन पर जब बारिश की बूंदें गिरती हैं तो उनकी एक अलग आवाज़ होती है। लेकिन इस तरह की छत को हम क्या कहते हैं? शिंगल। एको, एको का मतलब है रिपीटेड साउंड। हम किसी भी पहाड़ी पे खड़े होकर या ऊंची जगह पे खड़े होकर जब ज़ोर से आवाज़ देते हैं तो वो आवाज़ गूंजकर हमारे तक आती है, या जब हम खाली कमरे में कोई आवाज़ करते हैं तो वो आवाज़ गूंजती है, उसको कहते हैं एको। अगॉन, अगॉन ये ओल्ड इंग्लिश वर्ड है। अगॉन का मतलब पास्ट, जो बीत गया। एरा, एरा होता है ओल्ड पोइटिक वर्ड फॉर बिफोर। ये कविता काव्यमय एक शब्द है जिसका मतलब होता है बिफोर या पहले। लिस्ट, ये पोइटिक वर्ड है लिसन के लिए, सुनने के लिए एक पोइटिक वर्ड है जिसमें पूरा लिसन ना लिख के लिखा जाता है लिस्ट। रिफ्रेन, रिफ्रेन मीन्स अ रिपीटेड पार्ट ऑफ अ सॉन्ग और अ पोएम। रेफ्रेन होता है किसी कविता या गीत का हिस्सा जो बार बार दोहराया जाता है, उसको कहते हैं रेफ्रेन। लेकिन इस पोएम में है द साउंड ऑफ द रेन, रेन की जो आवाज़ है, टप टप आवाज़ है, उसको कहा गया है रेफ्रेन। ब्लिस, ब्लिस मीन्स हैप्पीनेस, खुशी। तो बच्चों इस तरह से हमने ये वोकैब आइटम्स देखे। अब हमको पोएम को पढ़ने में और पोएम का आनंद लेने में हमें आसानी होगी। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं पोएम रेन ऑन द रूफ। When the humid shadow hover over all the starry sphere and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears, what a joy to press the pillow of a cottage chamber bed and to listen to the patter of the soft rain overhead. बच्चों ये आप बारिश की आवाज़ सुन रहे हैं, ये पैटर साउंड है। इस तरह से जब बारिश छत पर गिरती है तो ये आवाज़ सुनाई देती है। कवि इसी साउंड यानी इसी पैटर साउंड की बात करता है। बच्चों अब हम देखते हैं कि इस स्टैंजा में क्या हुआ, और इस स्टैंजा को हम लाइन वाइज लाइन हम समझ लेते हैं। पोएम का नाम है द रेन ऑन द रूफ। When the humid shadow hover means होता है move around something, किसी चीज़ का चारों तरफ घूमना। Over all the starry spheres, starry spheres means आसमान, आसमान में चारों तरफ नमी वाली आकृतियाँ घूमती हैं, मतलब काले बादल घूमते हैं। And the melancholy darkness gently weeps in rainy tears, और इसमें melancholy से आशय है सैड यानी दुख,
और डार्कनेस मीन्स अंधेरा। इसमें कवि जो अंधेरा है उसके साथ में मेलनकली एडजेक्टिव को नहीं जोड़ रहा है, और इसमें जो बारिश हो रही है वो बारिश टीयर्स की तरह है, आंसुओं की तरह है। वॉट अ ब्लिस, ब्लिस का मतलब होता है हैप्पीनेस। टू प्रेस द पिलो ऑफ अ कॉटेज चैम्बर बेड एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट ब्रेन ओवरहेड। फिर कवि बाद में कहता है कि इस बारिश के मौसम में तकिया पिलो को दबाकर शयन कक्ष में यानी बेडरूम में वह लेटा हुआ है और वह बारिश की आवाज़ को, बारिश की बूंदें जो छत पर गिर रही है उसकी आवाज़ों को सुनता है। वो बहुत खुश है। इस स्टेंजा में दो तरह की फीलिंग्स, दो तरह की भावनाएं बताई गई हैं कि जब आसमान में काले बादल हैं तब उसके अंदर उस समय जो फीलिंग बताई जाती है वो मेलनकली की होती है, और जब वो बेड पर पिलो पर लेटा हुआ बाहर बारिश की बूंदों को गिरते हुए सुनता है तो उसे खुशी महसूस होती है। स्टेंजा नंबर 2, एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स has an echo in the heart, and 1,000 dreamy fancies into busy being start, and 1,000 recollections weave their bright hues into woof, as I listen to the patter on the rain upon the roof. Students, यहाँ पर फिर टिंकल, टिंकल भी एक साउंड वर्ड है, छोटी छोटी बूंदों की आवाज़। ऑन द शिंगल्स, जब ये छोटी छोटी बूंदें उस छप्पर वाले घर जिसपे की चौकोर ईंटों की छत होती है उसके ऊपर गिरती है, शिंगल्स जिसको हम लोकल भाषा में कबेलू या खपरेल कहते हैं, उस तरह के मकान के ऊपर गिरती है। हैज़ एन एको इन द हार्ट एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, and 1,000 recollections weave their bright hues into woof as I listen to the patter on the rain upon the roof. जब कवि सोता है और उसके अंदर कई उसके दिमाग में बहुत सारे ड्रीम्स आते हैं तो वो किस तरह से बारिश के बारे में जानना चाहता है या बारिश को समझता है, ये इस स्टेंजा में बताया गया है। तो हम इस स्टेंजा को देखते हैं। एवरी टिंकल, टिंकल मीन्स छोटी छोटी बूंदे की आवाज़। ऑन द शिंगल, उस छत पर, घर की छत पर। ये छत किस तरह की होती है? शिंगल क्या होता है? रेक्टेंगुलर वुडन टाइल्स यूज्ड ऑन रूफ। छत के ऊपर चौकोर लकड़ी के टाइल्स हों या पत्थर के टाइल्स हों या फिर एस्बेस्टॉस के टाइल हो या टिन की छत हो, उसके ऊपर जो छोटी छोटी बूंदें गिरती हैं उनको कहते हैं टिंकल। हैज़ एन एको, एको मीन्स क्या होता है? रिपीटेड साउंड, यानी हम एक खाली कमरे में जब आवाज़ देते हैं तो आवाज़ लौट कर हमारे तक आती है, उसको कहते हैं एको। तो हैज़ एन एको इन द हार्ट एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट। बिजी बीइंग स्टार्ट का आशय यहाँ पर कवि से है कि उसके अंदर बहुत सारे स्वप्न, जब वो सोता है इस तरह से तो उसकी आंखों के सामने बहुत सारे स्वप्न तैर जाते हैं। एंड 1,000 रिकलेक्शंस वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ, और उसकी स्मृति में वो स्वप्न उसी तरह बुन जाते हैं या गुथ जाते हैं जिस तरह की एक कपड़ा बुना जाता है ताने बाने की मदद से। एज आई लिसन टू द पैटर, पैटर फिर ये एक साउंड वर्ड है जो छत के ऊपर बारिश की बूंदें गिरती हैं। तो कवि कहता है एज आई लिसन टू द पैटर, जब मैं छत पर गिरती हुई उन बूंदों की आवाज़ को सुनता हूँ तो मेरे मन में वो पुरानी स्मृतियाँ इस तरह बुन जाती हैं जैसे एक कपड़े में ताना बाना बुना होता है। ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, छत पर गिरने वाली बारिश की बूंदों की आवाज़ को जब कवि सुनता है तो उसकी स्मृतियाँ एक बुने हुए कपड़े की तरह उसके ऊपर आ जाती हैं, मतलब वो उन स्मृतियों को फिर से नींद में या स्वप्न में देखता है। नाउ इन फैंसी कम्स माई मदर, अब बच्चों इसमें उनके माँ के बारे में कवि बात करते हैं। नाउ इन फैंसी कम्स माई मदर एज शी यूज्ड टू ईयर्स अगोन टू सर्वे हर डार्लिंग ड्रीमर्स और शी लेफ्ट देम टिल द डॉन।
Oh, I see her bending over me as I listen to this refrain, which is played upon the shingles by the patter of the rain. स्टूडेंट्स, इस स्टेंजा में कवि इंट्रोड्यूस करता है अपनी मदर को और वो अपने बचपन के बारे में बात करता है, मेमोरीज़ की बात करता है. नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर. मेरी यादों में जब वो बारिश की बूंदों की आवाज़ सुनता है तो उसकी यादों में उसकी माँ आती है. As she used in years ago, जैसा कि वो सालों पहले उसके साथ थी. To regard the darling dreamers she left them till the dawn. और वो ये बारिश की बूंदें उसको बार बार अपनी माँ की याद दिलाती हैं. ओ फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी. लेकिन इस पोएम में ये भी बताया है कि उसकी माँ अभी भी है. फॉर फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी एज आई लिस्ट टू दिस रेफ्रेन विच इज़ प्लेड अपॉन द शिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रेन. जब वो घर की छत के ऊपर गिरने वाली शिंगल्स के ऊपर गिरने वाली बूंदों की आवाज़ को सुनता है तो उसकी माँ उसकी स्मृति में आती है और उसके साथ वो सुबह तक यानी काफ़ी देर तक रहती है. तो बच्चों, इस तरह से हमने इस पोएम को पढ़ा और इस पोएम को पढ़ने के बाद अब हम इस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उनको भी हम देख लेते हैं. सबसे पहले है what do the following phrases mean to you. जो इस पोएम में अलग अलग फ्रेजेस बताई गई हैं उनका क्या मतलब है, क्या अर्थ है. डिस्कस इन क्लास. हमको ये क्लास में ग्रुप्स में डिस्कस करना है. नंबर 1 इज़ ह्यूमिड शेडोज़. ये मैंने आपको पहले भी बताया था. ह्यूमिड शेडोज़ क्या है? बादल हैं, काले बादल जिनमें मॉइस्चर है, मतलब जो बरसने वाले हैं. स्टारी स्फीयर्स, इसको भी हमने पढ़ा था, जो आसमान के बारे में है. What a bliss, खुशी. 1,000 dreamy fancies into busy being start. उसके दिमाग में कवि के दिमाग में बहुत सारे स्वप्न बुन जाते हैं. 1,000 recollections weave their air threads into woof. और उसी की बहुत सारी यादें उसके चारों तरफ मंडराती हैं. ये कहाँ पर इनका आशय क्या है, इनको हम लिखते हैं. तो नंबर 1 है ह्यूमिड शेडोज़. Humid shadows refer to the dark clouds that produce rain. बारिश जो करते हैं बादल, उनके लिए ह्यूमिड शेडोज़ कहा गया है. तो ह्यूमिड शेडोज़ से यहाँ पे अर्थ है बादल. स्टारी स्फीयर्स रेफर टू द नाइट स्काई बाउंडिंग इन द स्टार्स. स्टारी स्फीयर्स का मतलब है जो रात के आसमान में जब तारे चमकते हैं, ऐसे तारों से भरा जो आसमान होता है उसको स्टारी स्फीयर कहा है पोएट ने. द फ्रेज वॉट अ ब्लिस फ्रेज का क्या आशय है? रेफर्स टू अ एक्सट्रीमली हैप्पी एंड हेवनली फीलिंग. जो एक बहुत ज़्यादा खुशी आनंददायक जो एक समय होता है उसके लिए वॉट अ ब्लिस फ्रेज का इस्तेमाल किया गया है. नंबर 4, दिस रेफर्स टू वेरियस इमेजिनरी थॉट्स एंड फैंटेसीज दैट आर अराउज इन द पोएट्स माइंड. और जो नंबर 4 था वो जो कवि के दिमाग में बहुत सारे काल्पनिक विचार आते हैं, कल्पनाएं आती हैं, उनके बारे में कहा गया है. नंबर 5 फ्रेज. दिस फ्रेज मीन्स द न्यूमरस मेमोरीज इंटरमिंगल टू फॉर्म अ ब्यूटिफुल पिक्चर दैट पोएट रिकलेक्ट्स. इस फ्रेज का आशय यह है कि जो कवि के मस्तिष्क में बहुत सारी स्मृतियां हैं वो मिलकर एक खूबसूरत तस्वीरों का एक कोलाज बनाती हैं, बहुत सुंदर तस्वीर बनाती है जिसको कि कवि याद करता है. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज द पोएट लाइक टू डू व्हेन इट रेन्स. जब बारिश होती है तो कवि क्या करना चाहता है? आंसर इज व्हेन इट रेन्स. जब बारिश होती है द पोएट फील्स डिलाइटेड टू लाई विद हिज हेड pressed against the pillow of his cottage chamber bed and listen to the patter of soft rain. जब बारिश होती है तो कवि अपने सिर को तकिए के ऊपर रखकर अपने शयन कक्ष में या कम बेडरूम में उन बारिश की बूंदों को सुनना चाहता है. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द सिंगल मेजर मेमोरी दैट कम्स टू द पोएट. पोएट को एक कौन सी स्मृति आती है? Who are the darling dreamers he refers to. और जब वो कहता है darling dreamers तो ये यहाँ पर वह किस संदर्भ में वो बात करता है? And the answer is the single major memory that comes to the poet's
टू द पोएट इज़ दैट ऑफ हिज मदर। जो उसको केवल याद अपनी माँ की आती है एंड हर फॉन्ड लुक, और वो जितने स्नेह से उसको देखती थी यह उसको याद आता है। द डार्लिंग ड्रीमर्स आर द पोएट एंड हिज सिबलिंग्स इन देयर चाइल्डहुड व्हेन दे वर लविंगली पुट टू स्लीप बाय देयर मदर। और डार्लिंग ड्रीमर्स हैं वो कवि और उसके साथी हैं, भाई बहन या साथी हैं जो कि बचपन में जिनको कि उनके माँ के द्वारा बड़े प्यार से सुलाया जाता था। क्वेश्चन नंबर 4, इज द पोएट नाउ अ चाइल्ड? क्या पोएट अभी भी बच्चा है? इज हिज मदर स्टिल अलाइव? क्या उनकी माँ अभी जिंदा है? आंसर इज नो, नहीं, द पोएट इज नॉट अ चाइल्ड नाउ। कवि अभी बच्चा नहीं है। द फैक्ट दैट पोएट रिकलेक्ट द फॉन्डनेस हिज मदर्स मेमोरीज कनोट हर एब्सेंस। तो ये इस बात का हमें पता इस तथ्य से चलता है कि वो अपनी माँ की यादों को फिर से याद करता है। However, it is difficult to state whether she is dead or she is merely not staying with the poet any longer. लेकिन फिर भी ये बताना कठिन है कि वो अभी नहीं है अथवा अब वो पोएट के साथ अभी नहीं रह रही हैं। ये क्वेश्चंस हैं जो हमारी अंडरस्टैंडिंग और हमारी इमेजिनेशन पे बेस्ड हैं, और ये क्वेश्चन मेरे आपसे हैं बच्चों। व्हेन यू वर अ यंग चाइल्ड, जब आप छोटे बच्चे थे, डिड योर मदर टक यू एज अ पोएट्स डिड? क्या आपकी माँ भी आपको ऐसे ही सुलाती थी जैसे कवि की माँ? आंसर है, मैं अपने बारे में कहती हूँ, यस, माई मदर यूज टू टक मी व्हेन आई वॉज अ यंग चाइल्ड। जब मैं एक छोटा बच्चा था या बच्ची थी तो मेरी माँ इसी तरह से मुझे सुलाती थी, जस्ट लाइक द पोएट्स मदर डिड, जिस तरह की पोएट की माँ करती थी। डू यू लाइक रेन? क्या आपको रेन पसंद है? वॉट डू यू डू वेन इट रेन्स स्टेडिली और हैविली एज डिस्क्राइब्ड इन द पोएम? और जब बारिश लगातार और बहुत तेज़ होती है तो आप क्या करते हो? बच्चों, बारिश का मौसम अभी अभी बीता तो आपको अच्छे से याद होगा कि बारिश आपको पसंद है या नापसंद। अरे, हमें बारिश पसंद है। यस, आई लाइक द रेन, मुझे बारिश पसंद है। आई लव टू फील द रेन ड्रॉप्स ऑन माई फेस, जब मेरे चेहरे के ऊपर बारिश की बूंदें गिरती हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इट रिजुनेट्स माई सेंसेस, ये मुझको फिर से जीवंत कर देती है। ड्यूरिंग द रेन आई एन्जॉय स्पेंडिंग टाइम विद माई फैमिली सिटिंग अंडर द शेल्टर ऑन द टेरेस। बारिश के समय मैं अपने परिवार के साथ एक छाया में टेरेस पर समय बिताना पसंद करती हूँ। इसके बाद एक और क्वेश्चन है बच्चों कि डज एनीबडी हैव अ कोजी बेड टू लाई इन व्हेन इट रेन्स? क्या कोई बच्चा उसी तरह से उस बिस्तर पे या लेटता है? लुक अराउंड यू, अपने आसपास देखो, एंड डिस्क्राइब डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल और एनिमल्स स्पेंड टाइम सीक शेल्टर ड्यूरिंग रेन। और आप अपने आसपास देखिए कि किस तरह से अलग अलग तरह के लोग और जानवर बारिश के समय में आश्रय ढूंढते हैं। आंसर इज नो, एवरीबडी इज नॉट फॉर्चुनेट एनफ टू हैव अ कोजी बेड टू लाई इन व्हेन इट रेन्स। हर कोई इतना भाग्यशाली नहीं होता कि जब वो बारिश हो तो एक अच्छे से आशियाने में वो आराम से बिस्तर पर लेट जाए। नॉट एवरीबडी गेट्स टू एन्जॉय द कम्फर्ट ऑफ कोजी होम्स ड्यूरिंग द रेन, और ना ही हर किसी बच्चे को या व्यक्ति को बारिश के मौसम में इतने घर में इतना अच्छा आराम नहीं मिलता है। I have seen animals seeking shelter under trees and under the tin roofs of the small roadside tea stalls. बारिश जब होती है तो कई बार पेड़ के नीचे या टी स्टॉल की जो छत होती है उसके नीचे मैंने जानवरों को देखा है। द पीपल पासिंग बाय शू अवे दीज एनिमल्स, और जो लोग निकलते हैं आसपास से वो इन जानवरों को भगा देते हैं। एंड ट्राई टू श्रिंक देमसेल्फ अंडर द लिमिटेड स्पेस ऑफ द शॉप्स, और बदले में ये जो छोटी सी जगह होती है उसमें वो लोग आके पानी से बचने के लिए रुक जाते हैं। तो बच्चों, आज हमने पोएम पढ़ी द रेन ऑन द रूफ। मुझे ऐसा लगता है कि आपको यह पोएम पसंद आई होगी, और आप फिर से जब इस पोएम को पढ़ेंगे तो इस रेनी सीज़न को फिर आप एक बार याद करेंगे और इसके साथ साथ इसके क्वेश्चन आंसर को भी आप करेंगे। थैंक यू वेरी मच।